यह राज्य है कनकपुर। यहाँ की रानी ने आज सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया है और वह इस समय मूर्छा की अवस्था में लेटी हुई हैं। इन्हें कुछ भी होश नहीं है कि इनकी संतान के स्वरूप में इन्हें क्या प्राप्त हुआ है। तभी इंदुमती, जो महारानी की सास होती हैं, आती हैं। अरे, हमारे राज्य में ये दो शिशुओं ने जन्म लिया है, लेकिन इन शिशुओं में तो बहुत ही ज्यादा अंतर है। अरे, मुझे अब क्या करना चाहिए बताओ। इतने सुंदर राज्य में इतना कुरूप यह लड़का कैसे हो गया। अरे, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। क्या सच में ही मेरे पुत्र के ये पुत्र हैं या कोई धोखा हुआ है। महारानी गोरी हैं और राजा भी गोरे हैं, तो फिर ये काला कहाँ से आ गया। अवश्य ही छल किया गया है और मेरे होते हुए इस राज्य में काली शकल वाले कतई भी राज्य नहीं कर सकते हैं। मुझे काले व्यक्तियों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ है, इसलिए इस राज्य से इसको तो निकलना ही पड़ेगा और मैं ऐसा कर रहूंगी। इतने में ही इंदु देवी अपने एक सेनापति को बुलाती हैं और कहती हैं, सेनापति आओ यहाँ पर। इतना ही कहते हुए सेनापति वहां आते। बताइए महारानी, राजमाता बताइए क्या कहना चाहती हैं। यह देखो, इस समय महारानी को कोई भी होश नहीं है और जो मैं कहना चाहती हूँ बस मेरे तक ही सीमित रहना चाहिए और कुछ भी तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। महारानी बताइए क्या कहना चाहती हैं। बस मैं यह कहना चाहती हूँ, ये तुम्हें दो पुत्र दिख रहे हैं, जिसमें एक गौण वर्ण का है और दूसरा काला है, और इस काले बालक को अगर मैं अपने राज्य में देखूंगी तो मेरा राज्य भी काला सा ही हो जाएगा। इसलिए इस राज्य से इस काले से बालक को यहाँ से निकाल के ले जाओ। मुझे कुछ नहीं पता। और सुनो, प्रश्न मेरा है, उत्तर मत देना कतई भी। अरे महारानी, आप तो एक राजसी परिवार से हैं और इतना घिनौना कार्य कर रही हैं। इन शिशुओं को तो यह नहीं पता है इनके माता पिता कौन है, और फिर आप इस काले बालक के संग इतना भेदभाव क्यों कर रही हैं। मुझसे जमान लड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे यहाँ पर नौकरी करते हो, तुम मेरे नौकर हो। और सुनो, जरा सी भी होशियारी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस काले बालक को कहीं पर भी फेंकाओ, लेकिन मेरे राज्य से बहुत ही ज्यादा दूर रखना। मैं इस राज्य की रानी हूँ, इसलिए मेरी चलती है। हाँ राजमाता, आप सही कहती हैं, लेकिन आप थोड़ा सोचिए, आप भी तो एक माँ हैं। अगर आपकी माँ भी आपको ऐसे ही फेंकाती तो आप इस राज्य में होती। चुप रह, चुप रह। बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत जबान तेरी चलने लगी है। याद रख, को खाकर जरा सा भी कुछ मत करना। मेरे रुपयों पैसों पे तू पल रहा है, अन्यथा तू अभी भिखारी बना हुआ होता। इसलिए इस बालक को उठा और ले जा। इतना बार बार जब इंदु देवी ने कहा कि मंत्री को समझ आ गया कि इन्हें समझाने से कोई लाभ नहीं है, और उस शिशु को उठाकर वह कहने लगे, अब इस शिशु को मैं ले जाऊंगा, लेकिन यह तो बता दीजिए कहाँ छोड़ कर आऊँ। कहीं पर भी, बस मेरे राज्य से बहुत ही ज्यादा दूर। उस शिशु को ले जाकर राज्य से दूर लेकर और ले जाने के पश्चात जब वह चलता ही जा रहा था, तब सोचने लगा, इस बालक का क्या दोष है। शायद पूर्व जन्म का कर्म ही है, जिसे अपने माता पिता का होश होते हुए भी इसके माता पिता इससे दूर हो जाएंगे। लेकिन प्रभु, आज मैं इस राज्य के राजा के कारण इतना दुखी हो रहा हूँ, लेकिन प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा कुछ दायित्व है, इसलिए मैं इस बालक को यहाँ पर ऐसे घनघोर वन में छोड़कर जा रहा हूँ। प्रभु आप ही रक्षा करना। ऐसा कहते हुए वह थोड़े दूर चलता है और चलने के पश्चात देखता है कि यहाँ पर थोड़ी चहल पहल है। तब वह वहाँ पर उस शिशु को रख देता है और शिशु को रखने के पश्चात चिपके से वहाँ से निकल जाता है। अब वह शिशु तो बार बार रोता और रोने के पश्चात उसकी आवाज़ पूरे वन में घूमती। इतने में ही एक महात्मा जी जा रहे थे और महात्मा जी ने देखा, अरे, मनुष्य का बालक इस वृक्ष के नीचे क्या कर रहा है।
अवश्य ही किसी ने छल किया है। और बताओ कितना घोर कलयुग आ गया है। अपने लोभ के कारण लोग स्वार्थ में आकर बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। शायद इसकी माँ कहीं और गई होगी। इतना कहकर वह साधु जी वहाँ पर देखते रहते हैं और बार बार टहलते हुए देखते रहते हैं कि उस शिशु की कोई न कोई देखभाल करने वाला आ जाए। लेकिन बहुत समय बीतने के पश्चात जब कोई नहीं आता है, तब महात्मा जी कहते हैं, अवश्य ही इसके माता पिता इससे या तो अलग हो गए हैं या तो उन्होंने जानबूझकर ही इसे छोड़ दिया है। लेकिन मेरे होते हुए यह अन्याय नहीं होगा और मैं यह अन्याय होने भी नहीं दूंगा। इसलिए आज मैं इस शिशु को अपने घर ले जाता हूँ। इतना कहकर वह अपने हाथ में उस बालक को उठाते हैं और अपने आश्रम की ओर बढ़ने लगते हैं। आश्रम में आकर अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान सुनो, वैसे जितने विद्यार्थी हमारे पढ़ते हैं उनमें से यह एक विद्यार्थी है, लेकिन इसके माँ बाप इससे दूर हो गए हैं। यह मत भूलना, यह कोई शिष्य है, तुम तो एक पुत्र की तरह ही इसे पालना। इतना कहकर वह ऋषि तो वहां से चले जाते हैं। इधर से ऋषि की पत्नी बहुत ही सुंदरता के संग उस बालक का ध्यान ख्याल रखती थी और कुछ एक क्षण के लिए भी उस बालक की देखभाल से हटती नहीं थी। ऐसे ही करते करते पूरे 15 वर्ष बीत गए। 15 वर्ष बीतने के पश्चात अब वह बालक बड़ा हो गया। उसका नाम महात्मा जी ने सुसेन रखा। सुसेन बहुत ही ज्यादा प्रतापी था। जैसा उसका नाम वैसा उसका गुण। एक बार महात्मा जी को कुछ याद आ गया, जिसके कारण उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से गहने मांगे। भगवान, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा। आज हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए जो तुम्हारी माता ने गहने दिए थे वह मुझे दे दो और उस गहनों को जाकर मैं ले जाऊंगा और ले जाने के पश्चात राज्य में जाकर उन्हें गिरवी रख दूंगा और गिरवी रखने के पश्चात फिर आकर यहाँ पर मैं वापस ले आऊंगा, क्योंकि इस समय मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। अरे आप ऐसी बात नहीं करिए, आपको तो मैं अपने प्राण भी निछावर कर सकती हूँ, फिर आप गहने की बात करते हैं। महात्मा जी की पत्नी बहुत ही ज़्यादा धर्मपरायण थी, जिसके कारण उन्होंने अपने गहने दे दिए। गहनों को लेकर महात्मा जी महाराज के पास गए। महाराज, मैं आपके राज्य में रहता हूँ, इसलिए आप इतनी कृपा करें कि मुझे इन गहनों के बदले कुछ मुद्राएं दे दें, जिससे मेरा काम चल जाएगा और कुछ दिनों के पश्चात आपकी यह दी हुई मुद्राओं को मैं फिर से आपको लौटा दूंगा। इसके पश्चात आप मुझे मेरा यह गहना लौटा देना। हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना। हाँ तो आप इसके बदले में मंत्री जी को बता दीजिए। मंत्री जी, इसके बदले में जितनी भी मुद्राएं मिले इन महात्मा जी को दे दीजिए और बदले में जो भी होगा देखा जाएगा। इतना कहकर महात्मा जी वहां से चले आते हैं और चले आने के पश्चात पूरे 6 माह बीतते हैं। एक बार सुसेन अपने पिता तुल्य महात्मा जी को देखता है और सोचने लगता है, आज मेरे गुरुदेव इतना चिंता में क्यों डूबे हुए हैं। ऐसा करता हूँ, पूछता हूँ जाकर, गुरुदेव
आप इतना चिंता में क्यों डूबे हुए हैं? अरे चिंता में डूबो नहीं तो क्या करूं? तुम्हारी जो गुरु माता है उनके मैंने गहने राजा को गिरवी करे थे और अब मैं राजा से वह गहने मांगने के लिए जाता हूं तो राजा का मंत्री कहता है कि किस बात के गहने? मैंने तो तुम्हें गहने दे दिए हैं और उस न्याय को लेकर मैं कहाँ जाऊं? जब मैंने राजा से जाकर कहा तब राजा ने कहा कि मेरा मंत्री एकदम सच बोलता है और इसमें जरा सी भी झूठ करने की बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है तो ऐसा ही सही, मैं आपको न्याय दिलाकर रहूँगा। मैं भी आपका पुत्र तुल्य ही हूँ। इतना कहकर सुसेन ने राज्य में जाकर कहा, महाराज, आपके राज्य में छल हो रहा है और आपको तनिक सा भी पता नहीं है। यह बात सुनकर महाराज ने कहा, कौन सा छल हो रहा है और किसने छल किया है? महाराज, आपके जो मंत्री जी हैं इन्हीं ने छल किया है। मेरे पिता तुल्य गुरुदेव ने आपके राज्य में गहने गिरवी रखे थे और उन मुद्राओं को पूरा का पूरा देने का वादा भी किया था और उन मुद्राओं को दे भी दिया था, लेकिन आपके मंत्री ने एक ना सुनी और एक ना सुनने के कारण उसने मेरे पिता तुल्य गुरुदेव को यहाँ से निकाल दिया। अच्छा, तो पूरी घटना बता सकते हो? यह घटना तो मेरे पिता तुल्य गुरुदेव ही बता सकते हैं। अच्छा, तो बुलाओ। जब महात्मा जी को बुलाया जाता है तब महात्मा जी पूरी घटना बताते हैं। मंत्री जी, यह ले लीजिए और इसके बदले में मेरी पत्नी के जो गहने हैं मुझे दे दीजिए। क्या? कौन से गहने? हाँ, वही जो गहने मैंने 6 महीने पहले दिए थे। अच्छा, तो 6 महीने पहले गहने दिए थे, वो गहना मेरी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मेरी पत्नी मायके चली गई है। रात मैंने दूसरे दिन जाकर फिर से यही गुहार की। मंत्री जी, मेरे पैसे, आपकी ये पैसे और मेरे गहने दे दीजिए। लेकिन मंत्री जी ने फिर से बहाना बनाया। ऐसे ही करते करते पूरे 15 दिन बीते और 15वें दिन जब मैं गया, हाँ, तो महात्मा जी आपके गहनों के पैसे आप बता रहे हैं? हाँ बताइए, उसके पैसों के गहने। वैसे ना आपको अब गहने मिलेंगे और जो पोटली लेकर आए उसे मुझे दो। और उन्होंने मेरी पोटली खींच ली और पोटली खींचकर कहा, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें चोरी का नाम लगवाकर चोर ठहराकर इस राज्य से निकलवा दूंगा। इतना कहकर मैं शर्म के मारे वहां से चला आया और इस राज्य में न्याय की गुहार करता हूँ। तो आपके पास भी मैं एक बार आया था। हाँ, आए तो थे मेरे पास तुम, लेकिन यह व्यवस्था मुझे नहीं पता थी क्या थी। महाराज, मैं आपसे बताना चाहूँगा, यह आपका मंत्री 1 नंबर का झूठा है और इसी से पूछिए वह गहना कहाँ है। महाराज, मैं सच बताता हूँ, यह महात्मा जी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं तो सही है। मैं आपसे प्रश्न करूँगा, आप उसके उत्तर देंगे? हाँ, उत्तर दूंगा, लेकिन बताइए क्या। तो यह बताइए, आपने उस गहने को किसके साक्ष्य रख कर दिया था? कोई तो साक्ष्य होगा जो आप बता सकें। हाँ, मेरा एक आदमी खड़ा था। मैं बता सकता हूँ कि मैंने उसे इन्हें गहने देते हुए देखा था। तब उस व्यक्ति को बुलाया जाता है और कहते हैं, हाँ बताओ। हाँ महाराज, मैंने देखा था कि मंत्री जी महात्मा जी को गहने दे रहे हैं। तब महात्मा जी ने कहा, अच्छा, क्या झूठ बोलते हो? क्या झूठ पट्टी पढ़ा रहे हो? सच बताते हो तो तुम मेरा प्रश्न सुनो। किस कपड़े में तुमने दिया था मुझे? आपने नीले कपड़े में दिया था। अच्छा, 1 नंबर के झूठे हैं ये लोग महाराज। देखिए, मेरे पूरे घर में जाकर आप देख लीजिए, नीला वस्त्र आपको नहीं मिलेगा। और रही बात आपके राज्य की, इस राज्य में भी जो भी गहने दिए जाते हैं वे लाल वस्त्र में दिए जाते हैं, कोई भी नीले वस्त्र में नहीं दिए जाते हैं। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। वैसे हमारे राज्य की प्रथा है कि कोई भी गहना लेकर आओगे या लेकर जाओगे तो लाल वस्त्र में ही देना है। फिर ये झूठ कैसा चल रहा है? मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं किसी और से नहीं। अरे महाराज, मैं सच बताता हूँ। उस आदमी से फिर से पूछा, तो सच बताओ, क्या कहना चाहते हो? अगर जरा सा भी झूठ बोले तो तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा और जब तक तुम्हारे प्राण नहीं निकल जाएंगे तब तक तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। इन मंत्री जी ने मुझे 2 सोने की मोहरें दी हैं और कहा है कि जैसा मैं कहूँ वैसा करना। सच बात तो यह है कि इन्होंने कोई भी गहने नहीं दिए हैं और ऊपर से इन महात्मा जी के धन को भी छीन लिया है। अब आई बात समझ में?
महाराज, आप अगर मुझे दंड देना चाहते हैं तो मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। बताओ, क्या सच? यह लड़का आप देख रहे हैं, हाँ, क्या आपको नहीं लगता है कि यह आपकी तरह लगता है? हाँ, लग तो रहा है, लेकिन इसका क्या सबूत है कि मेरी तरह तो और भी लोग हो सकते हैं। हाँ, यही कहना चाहता हूँ कि यह लड़का जो आपको न्याय करता हुआ दिख रहा है, क्या आपको कभी लगता है कि आपके राज्य में इतना न्याय प्रशासन का कोई बालक हो सकता है? हाँ, इतना तो नहीं हो सकता है, बस इतना तो कह सकता हूँ कि इस बालक में कुछ खास है। तो महात्मा जी, यह बताइए, यह वाला बालक आपका ही है? नहीं, यह बालक मेरा नहीं है। तो फिर आप इस बालक को क्यों पाल रहे हैं? अरे मैं क्या करूं, पूरे 15 वर्ष पहले मैंने इस बालक को एक वृक्ष के नीचे पाया था और वहां पर मैंने बहुत इंतजार किया था। इस बालक का पता तक नहीं चला कि इनका रखवाला कौन है। तब मैंने उस बालक का पालन पोषण किया और पालन पोषण करने के पश्चात ये सुसेन आज मेरे समक्ष इतना बड़ा हो गया है। मंत्री ने कहा, महाराज, आपको एक सच बात बताऊंगा, आपकी जो माता जी थी अब तो नहीं है, लेकिन जो राजमाता ने छल किया तो मैं बताता हूँ। आपके जो बड़े पुत्र हैं, सुतीक्ष्ण हैं, वह आपके बड़े पुत्र हैं, जरा उनको बुलाइए। तब अपने पुत्र बड़े सुतीक्ष्ण को बुलाते हैं। हाँ, बुला लिया, बताओ क्या कहना चाहते हो। जरा सुतीक्ष्ण को देखिए और सुसेन को देखिए, दोनों की शक्ल एक सी है, लेकिन रंग रूप में थोड़ा अलग है, लेकिन शक्ल एक सी है। हाँ है। तो महाराज यह बताइए, आपके राज्य में इतना हमशक्ल कोई होगा? हाँ, यह बात तो है। वैसे पृथ्वी पर वैसे बहुत से लोग हमशक्ल मिल जाते हैं, लेकिन एक ही राज्य में हमशक्ल नहीं मिल सकते। तो महाराज, जो महात्मा जी को लड़का मिला था वह आपका पुत्र है। महारानी ने आपके संग छल किया था। आपके एक पुत्र नहीं, 2 पुत्र हुए थे, एक काला और एक गोरा। जो सुतीक्ष्ण खड़ा हुआ है यह गोरा है, इसलिए इस राज्य का भावी युवराज राजमाता ने बनाने का निर्णय लिया था। यह सुसेन खड़ा है, यह आपका पुत्र ही है। महाराज ने पूरी बात की पड़ताल की और पड़ताल करने के पश्चात यह सत्य पाया कि यह सुसेन मेरा ही पुत्र है, और महात्मा जी का धन्यवाद देते हुए कहने लगे, बताओ, इतना पुराना मेरा पुत्र आज मिला जाकर। मंत्री को दंड न देकर राजा ने पुरस्कार दिया और कहा कि क्या पता इस कड़ी के पीछे मेरा पुत्र मिलना था, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। और महात्मा जी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता के संग अपने घर अपने गहनों के साथ महाराज बहुत से धन वैभव के साथ उन्हें भेजते हैं और कहते हैं, महात्मा जी, जो आपने किया वह कोई नहीं कर सकता है। अपने पुत्रों के लिए तो सभी कर सकते हैं, पराये पुत्रों के लिए कोई नहीं कर सकता है, इसलिए मैं आपको एक पुरस्कार देना चाहता हूँ। महात्मा जी ने पुरस्कार के स्वरूप में उन्हें अपने राजगुरु स्थापित किया और कहा, आज से आप इस राज्य के राजगुरु हैं, इसलिए जो भी जांच पड़ताल होगी वह आपसे बात कर ली जाएगी। और इसके पश्चात राजा दोनों पुत्रों के संग प्रेम के संग उस राज्य में राज करने लगते हैं। कहते हैं ना, कर्म का लेखा जहाँ लेकर जाता है वही होकर रहता है। सुसेन और सुतीक्ष्ण भाई भाई होते हुए भी एक ही राज्य में रहते हुए अलग अलग रहते थे। कहाँ वह वन की सुख भोगता था तो वह कहाँ सुख राज्य का भोगता था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में लिखा होता है तो वह होकर ही रहता है।